उस रात बहू के कहने पर बेटे ने मेरे गाल पर तमाचा मारा और कहा, कल सुबह यह घर खाली कर देना बुढ़िया। लेकिन उसे शायद यह नहीं पता था कि जिस मकान पर वो इतना घमंड कर रहा है उसकी असली मालकिन कौन है, और मेरी खामोशी आने वाले तूफान का संकेत थी। नमस्कार दोस्तों, क्या एक माँ का फर्ज सिर्फ देना ही होता है? क्या जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनके लिए सिर्फ एक पुराना फर्नीचर बन जाते हैं जिसे जब चाहे कोने में पटक दिया जाए? आज की कहानी मेरी यानी कौशल्या की है। यह कहानी लखनऊ के गोमती नगर के उस शानदार बंगले कौशल विला की है जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने बड़ी के मेहनत से बनवाया था। लेकिन ईंट पत्थरों से बने उस मकान को घर मैंने बनाया था, मगर मुझे क्या पता था कि जिस बेटे को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, एक दिन वही बेटा मुझे मेरे ही घर से बेघर करने की साजिश रचेगा। दोस्तों, मेरे पति सरकारी अफसर थे। उनकी मौत के बाद मुझे जो पेंशन और फंड मिला उससे मैंने अपने बेटे विमल को एमबीए करवाया। विमल पढ़ाई में होशियार था, मुझे उस पर नाज था। उसकी शादी मैंने बड़े अरमानों से सिमरन से करवाई। सिमरन एक अमीर घर की आधुनिक ख्यालातों वाली लड़की थी। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। मैं घर के काम में मदद करती थी ताकि बहू को परेशानी ना हो। सुबह का नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना तैयार रखना, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी तय रख करके रखना। लेकिन मेरी यह मदद धीरे धीरे मेरा फर्ज और उनकी नज़र में मेरी नौकरी बन गई। एक शाम की बात है, सिमरन की कुछ सहेलियां घर पर आई हुई थी। वे सब ड्राइंग रूम पर बैठी बातें कर रही थी। मैंने सोचा बहू के लिए चाय नाश्ता ले जाऊं। जैसे ही मैं ट्रे लेकर अंदर गई, मेरे घुटनों में दर्द की वजह से मेरा पैर लड़खड़ा गया और चाय का एक प्याला सिमरन की महंगी कालीन पर गिर गया। सन्नाटा छा गया। सिमरन शर्म से लाल हो गई। उसने अपनी सहेलियों के सामने मुझ पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ जी, आपको दिखता नहीं है क्या? यह कालीन 50,000 का है। आपसे कोई काम ढंग से नहीं होता तो अपने कमरे में पड़ा रहिए, कजर रहा कीजिए ना, क्यों बाहर आकर मेरी बेइज्जती करवाती हैं? मेरी आंखों के सामने आंसू छा गए। मैं बिना कुछ बोले टूटे हुए कप के टुकड़े उठाने लगी। सिमरन की सहेलियां कानाफूसी करने लगी और सिमरन मुझे घूर रही थी। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में मेरी हैसियत एक काम वाली से भी बदतर हो गई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि माँ बाप का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हकीकत बयां करती कहानियां आप तक पहुंचती रहें। शाम को जब विमल ऑफिस से आया तो मुझे लगा कि वो अपनी पत्नी को समझाएगा, लेकिन सिमरन ने न जाने उसे क्या पट्टी पढ़ाई। विमल सीधे मेरे कमरे में आया और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। माँ, तुम सिमरन को परेशान क्यों करती हो? वो दिन भर काम करके थक जाती है और तुम उसका काम बढ़ाने के लिए चीजें तोड़ती रहती हो। अगर तुमने संभलता नहीं है तो एक कोने में चुपचाप बैठी रहा करो। मैंने कांपती आवाज में कहा, बेटा मुझसे गलती हो गई थी, मेरे घुटनों में दर्द था। बहाने मत बनाओ माँ, विमल ने मेरी बात काटते हुए चिल्लाया। और सुनो, मुझे एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है। बैंक से लोन लेने के लिए इस घर के कागजात गिरवी रखने होंगे। कल वकील आएगा, तुम उन कागजों पर अंगूठा या दस्तखत जो भी करना है कर देना। मैं सन्न रह गई। यह घर मेरे पति की आखिरी निशानी थी। उन्होंने मरते वक्त मुझसे वादा किया था कि मैं इस घर को कभी नहीं बेचूंगी ताकि मेरे बुढ़ापे की छत सुरक्षित रहे। मैंने विमल से साफ मना कर दिया, नहीं बेटा, यह घर तुम्हारे पिताजी की आत्मा है, मैं इसे गिरवी नहीं रख सकती। बिजनेस के लिए तुम कोई और रास्ता निकाल लो। विमल ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। वो पैर पटकता हुआ चला गया, लेकिन असली तांडव तो उस रात खाने की मेज पर हुआ। विमल और सिमरन खाना खा रहे थे। मैंने विमल से कहा, बेटा मेरा बीपी की दवा खत्म हो गई है, कल लेते आना। इस पर सिमरन ने चम्मच प्लेट में पटकते हुए कहा, विमल देख रहे हो, एक तो ये घर के कागज नहीं दे रही, ऊपर से इनके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। जब भी हमारी तरक्की में साथ नहीं दे सकती तो हम इनका बोझा क्यों उठाएं? विमल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो उठा और मेरी तरफ बढ़ा। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे झकझोरते हुए बोला, तुमने सुना नहीं सिमरन ने क्या कहा? तुम इस घर में सिर्फ एक परजीवी की तरह रह रही हो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो कल चुपचाप कागजों पर साइन कर देना, वरना। वरना क्या? मैंने भी पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। वरना कल सुबह होते ही अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से दफा हो जाना। मुझे इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उसने मुझे धक्का दिया। मैं सोफे पर जा गिरी। यह वही बेटा था जिसे मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखा था। आज वो मुझे मेरे ही घर से निकालने की धमकी दे रहा था। उस रात मैं अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। पति की तस्वीर सीने से लगाकर मैंने उनसे माफी मांगी, लेकिन फिर आंसुओं के बीच मुझे उनकी एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, कौशल्या, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा स्वाभिमान है। जब अपने पराये हो जाएं तो कानून और अकल का सहारा लेना। मेरे अंदर की ममता उस रात मर गई और एक स्वाभिमानी औरत जाग उठी। मैंने अपनी अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें मेरे पति के वकील दोस्त मिस्टर खन्ना का नंबर था। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन मैंने एक मैसेज टाइप किया। मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है। अगली सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी। विमल और सिमरन नाश्ते की मेज पर बैठे थे। उनके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उन्हें लगा कि रात की धमकी के बाद माँ डर गई है, माँ डर गई हूँ और अब चुपचाप साइन कर दूंगी। जैसे ही कि मैं कमरे से बाहर आई, विमल के वकीलों वाली फाइल मेरी तरफ सरकाई और पेन मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो साइन करो, और याद रखना हाथ नहीं कांपना चाहिए। मैंने वो पेन उठाया। विमल और सिमरन की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। मैंने फाइल खोली, लेकिन साइन करने की बजाय मैंने फाइल बंद करके मेज पर रख दी। क्या हुआ, साइन क्यों नहीं किया? सिमरन चिल्लाई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। विमल ने झल्लाते हुए दरवाजा खोला। सामने मिस्टर खन्ना खड़े थे, जो शहर के सबसे माने हुए वकील थे, और साथ में 2 पुलिस कांस्टेबल भी थे। विमल घबरा गया। खन्ना अंकल, आप यहाँ? और ये पुलिस?
मिस्टर खन्ना अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। उन्होंने अपनी ब्रीफकेस से एक दूसरी फाइल निकाली। दोस्तों, कहानी पर जो अब होने वाला है वो हर उस बेटे के लिए सबक है जो अपनी माँ को कमजोर समझता है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में माँ लिखें। यह आपका प्यार दिखाने का तरीका है। मिस्टर खन्ना ने विमल की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, विमल, तुम्हारी माँ ने मुझे रात को ही सब बता दिया था। तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारे पिताजी ने वसीयत में यह घर सिर्फ और सिर्फ कौशल्या भाभी के नाम किया है और कानूनन जब तक वो जिंदा है तुम उन्हें इस घर से नहीं निकाल सकते, बल्कि वो जब चाहे तुम्हें बेदखल कर सकती हैं। विमल हकलाने लगा, लेकिन अंकल, मैं तो बस बिजनेस के लिए। चुप रहो, मैंने जोर से कहा। मेरी आवाज में अब कंपन नहीं, एक चट्टान जैसी मजबूती थी। बिजनेस तो अब मैं करूंगी विमल, मेरे घर का सौदा करने का हक मैंने तुझे कभी नहीं दिया। सिमरन तुनक कर बोली, अरे तो क्या हुआ, बुढ़ापे में इस हवेली का क्या करेंगी? आखिर में तो यह सब विमल का ही है ना। मैंने मिस्टर खन्ना की तरफ इशारा किया। उन्होंने फाइल्स में से एक पेपर निकाला और पढ़ना शुरू किया। आज तारीख के अनुसार श्रीमती कौशल्या देवी ने अपनी वसीयत बदल दी है। कौशल विला अब किसी को विरासत में नहीं मिलेगी। कौशल्या जी ने इस घर को एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दिया है जो यहाँ अनाथ बच्चों के लिए हॉस्टल बनाएगा और बदले में वो ट्रस्ट कौशल्या जी को ताउम्र इसी घर में एक हिस्से के सम्मान के साथ रखेगा और उनकी देखभाल करेगा। विमल और सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। विमल पसीने से तरबतर हो गया। माँ, तुम यह क्या कर रही हो? यह करोड़ों का घर तुम दान कर दोगी और हम कहाँ जाएंगे? मैं अपनी जगह से उठी और विमल के करीब गई। विमल, याद है कल रात तुमने क्या कहा था? कल सुबह घर खाली कर देना। मैंने वही किया। मैंने यह घर तुम्हारे लिए खाली कर दिया है। अब यह घर अनाथ बच्चों का है। ट्रस्ट के लोग आज शाम तक यहाँ आ जाएंगे। तुम्हारे पास शाम के 6 बजे तक का वक्त है। अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। माँ, तुम मजाक कर रही हो ना? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझे सड़क पर नहीं ला सकती। विमल मेरे पैरों में गिर पड़ा। सिमरन भी रोने का नाटक करने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। मैंने कहा, बेटा, तो तुम तब भी थे जब तुमने मुझसे धक्का दिया था। बेटा, तो तुम तब भी थे जब मेरी बीमारी पर ताने मार रहे थे। मैंने तुम्हें सड़क पर नहीं लाया विमल, तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ लाया है। तुम्हारे पास जवानी है, हाथ पैर है, डिग्री है। जाओ अपनी पत्नी के साथ अपनी दुनिया बसाओ, पर जीवी तो मैं हूं ना, तो अब तुम आजाद हो। मिस्टर खन्ना ने विमल को चेतावनी दी कि अगर शाम तक घर खाली नहीं हुआ तो पुलिस जबरन खाली करवाएगी और उन पर बुजुर्गों के साथ सीनियर सिटीजन एब्यूज का केस भी दर्ज होगा। शाम के 6 बजे मैं बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी। नीचे विमल और सिमरन अपना सामान टैक्सी में रख रहे थे। सिमरन अब विमल के से झगड़ रही थी, उसे कोस रही थी कि उसकी वजह से करोड़ों की जायदाद हाथ से निकल गई। विमल सिर झुकाए खड़ा था। उसने एक बार ऊपर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पछतावा था या शायद हार का गम, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा आंखों में सुकून था। विमल और सिमरन के जाने के बाद मैंने पूरे घर में एक बार चक्कर लगाया। वो सन्नाटा अब काटने वाला नहीं था बल्कि शांति देने वाला था। कुछ दिनों बाद ट्रस्ट ने वहां काम शुरू कर दिया। अब यह घर बच्चों की हंसी से गूंजता है। मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, वो मुझे दादी माँ कहते हैं। विमल ने कई बार मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, फ़ोन किया। मैंने उसे माफ़ तो कर दिया क्योंकि मैं माँ हूँ, बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन मैंने उसे अपनी ज़िंदगी में वापस जगह नहीं दी क्योंकि कांच और विश्वास जब एक बार टूट जाते हैं तो जुड़ तो सकते हैं, लेकिन दरार हमेशा रह जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह क्या सीख मिलती है? पहली बात, अपना सब कुछ बच्चों के नाम करने की गलती कभी मत करें। आपका पैसा और आपका घर ही बुढ़ापे में आपकी सबसे बड़ी लाठी है। दूसरी, इज्जत मांगनी चाहिए, अगर ना मिले तो छीन लेनी चाहिए, चाहे सामने अपनी ही औलाद क्यों ना हो। और तीसरी, माता पिता की सेवा करना फर्ज है, एहसान नहीं। जो बच्चे इसे बोझ समझते हैं वो अक्सर अपनी ही जड़ों को काट रहे होते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास मेरा आत्मसम्मान है और सैकड़ों बच्चों का प्यार है। मैंने अपनी विल ही नहीं, अपनी विल पावर भी बदल दी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको दिल को छू लिया है और आपको लगता है कि मैंने सही फैसला किया, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी और माँ को हिम्मत मिल जाए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि वो हैं तो आप हैं। जय हिंद, जय भारत।